हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं आर.के. सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी इकोनॉमिक्स पोर्शन हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो का जो अगला भाग है, अभी तक आपने 5 पोर्शन में 5 पार्ट में इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट्स को देखा है। इसके बाद आगे का नेक्स्ट जो पोर्शन नंबर 6 है, ये वीडियो से आप सीखेंगे उस चैप्टर का मनी और क्रेडिट्स में फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो मैं बता दूं आपको कि अभी हम लोग क्रेडिट की बात कर रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ द क्रेडिट्स, यानी लोन। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो लोन, यानी लोन कहां से आप ले सकते हैं। उसमें यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सेक्टर्स हैं। फॉर्मल सेक्टर्स में जो हो जाता है वो लोन लेने के लिए जो तरीके होते हैं वो अलग अलग जो गांव से लोगों को मनी लेंडर्स जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो सारा, और फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स दोनों देखेंगे वन बाय वन करके अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। We have seen in the above examples that people obtain loan from various sources. अभी इस के माध्यम से हम देखेंगे, it's very important parts of the India. So we have seen in the above example that people obtain loans from various sources. अभी आप देखिए कि लोगों को जो लोन लेना है वो उनके लोन लेने के जो अलग अलग जगह है जहां लोग हैं, किस प्रकार से कौन कौन लोन प्रोवाइड करता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लोन मेथोडोलॉजी की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर्स and informal sectors. तो formal sectors loan and informal sectors among the former and loans from banks, former loans from banks and cooperative. The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends. दो हिस्सों में बांटा गया है आपको। फॉर्मल सेक्टर्स में होंगे जो बैंक्स लोन देगी, और दूसरा कौन लोन देगा? बैंक्स के साथ साथ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं, आगे आप देखेंगे भी। कोऑपरेटिव द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप्स, लोगों का समूह जिसमें लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके सम एश्योर्ड अमाउंट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो एक एक करके जिसको जिसको जब जरूरत होता है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करता है, और फिर हर मंथ में ऐसे चीजें चेंज होती है। फिर अगला नए ग्रुप के मेंबर, फिर अगला कोई नया मेंबर, इस तरह से सबकी जरूरत की पूर्ति भी हो जाती है। और यहाँ पर जो लोन का प्रोसीजर्स है वो भी। दूसरा है आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स में। इनफॉर्मल सेक्टर्स के बहुत सारे हैं। इन द बैंक द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स। आप गांव के जो साहूकार है उससे भी लोन लिया जा सकता है। दूसरा आपको दोस्त से लिया जा सकता है। बड़े किसान दे सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इन ग्राफ 1 you can see the various source of credit to rural household in India. Is more credit coming from formal sectors or the informal sector? The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल बैंक्स। आप यहाँ समझ लीजिए एक बात, आरबीआई जो है वो पैसे का लेन देन नहीं करती है,
वो सारे जो बैंक्स हमारे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के जो दोनों बैंक्स हैं, उन दोनों टाइप्स के जो बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, जो भी बैंक, एक्सिस बैंक हो, सब बैंक्स को वो मॉनिटरिंग करती है कि कितना लोन किसको आप दे रहे हैं, और फिर वो दे रहे हैं तो उसका रिकवरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस बेसिस पर आप लोन दे रहे हैं, आप लॉस में है तो कितने दिनों तक लॉस में है, ज़्यादा दिन तक लॉस में है तो आपको बैंक को, तो ये सारा क्वेश्चन मार्क्स, ये सारी क्वेश्चन आंसर्स जो है आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास राइट्स है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है बैंकिंग सेक्टर्स में, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द ऑल बैंक्स कहा जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of deposit they For instance, we have seen the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. सिमिलरली, यानी यहाँ कहने का मतलब ये हो गया, ये अभी अभी मैंने बताया भी था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी सारे बैंक्स हैं देश के, वो सारे बैंकों का मॉनिटरिंग करना, कितना किसके पास कैश है, कितना इनकम आ रहा है, कितना लॉस में है। एक नई बैंक अगर कोई इस देश में ओपन होगा तो बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति से नहीं होगा। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा आपको बैंक खोलने के लिए। सपोज मान लीजिए कि आप एक कोई बैंक ओपन करना चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का, तो उसका कुम सर्टेन मुझे अभी ध्यान में नहीं है, पहले का डेटा में बताता हूँ, 200 करोड़ 200 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा पहले आरबीआई को डिपॉजिट, सिक्योरिटी मनी। उसके बाद आप अब बैंकिंग सेक्टर्स को शुरू करेंगे, फिर 200 और करोड़ या 100 करोड़ 50 करोड़ जो आपको लगे इन्वेस्ट करने में, पहले 200 करोड़ आरबीआई को देना होगा कि आप कहीं भाग गए, कुछ हो गया तो कस्टमर को कौन देखेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये नियम है, ये नियम सही भी है क्योंकि आप बड़ा काम करने जा रहे हैं तो बड़ा रिस्क तो होगा ही। तो सीधा 200 करोड़ तो बैंक खोलने जा रहे हैं आप कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे हो। उस बैंक से कितनी फैक्ट्रियां खुल जाएगी वो देखिए आप। उस बैंक जब खुलेगा तो फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं आप, फैक्ट्री से भी ऊपर की चीज है। यानी कहने का मतलब जो जन्मदाता है, जो ये है, तो एक जैसे बीज बोया जाता है, उस बीज से बहुत सारे बीज हो जाते हैं ना। तो उस देखिए यहाँ पर इस पाई चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफ 1 सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया in 2012. Other non-institutional agencies 2%, government 1%, cooperative society banks 25%, relatives and friends 8%, landlord 1%, other institutional agencies 5%, money lenders 33%, commercial banks 25%. तो इस तरह से ये सारा बना हुआ है। The RBI sees that banks give loan not just to profit making business and traders but also to small cultivators. छोटे छोटे जो किसान हैं उनको भी लोन मिलता है, ना कि बड़े बड़े किसान को ही मिलता है। स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज टू स्मॉल बोरोवर्स etc. Periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate etc. So there is no organization which supervises the credit activities of lenders in the formal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. They choose their
there is no one to stop them from using unfair means to get their money back compared to the formal lenders. अब मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि ये देखिए, ये किसान दिखा रहा है यहाँ पर, किसान जो है, छोटे किसान जो बैलों से खेती कर रहा है। तो इस टाइप्स की खेती को किस टाइप्स की खेती कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल फार्मिंग। ये भी समझ लीजिए, यानी खेती के लिए जो फार्मिंग होती है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कहलाती है। उस फार्मिंग में यानी हल है, बैल है, हाथों से ज़्यादा लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, वो है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स। Most of the informal lenders charge much higher interest on loans। बहुत सारे जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं, यानी कि गांव का साहूकार जो है या और भी मनी लोन पर पैसे चलाते हैं लोग समाज में, सोसाइटी में, मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। सो thus the cost of the borrowers of informal loans is much higher। So higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrowers used to repay the loan। Hence borrowers have less income। Hence borrowers have less income left for themselves। as we saw for Syamal in Sonpur, in certain cases of is the high interest rate for borrowing can mean that of amount to be repaid is greater than the income। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोरो करते हैं, जो लोन लेते हैं, किसान की बात हो रही है कि अगर साहूकार से लोन ले रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहता है। वही अगर बैंक से लोन लिया जाए तो उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी रीजनेबल होगा। सो बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर दैन ऑफ इनकम। सो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ large part of earnings of the borrowers is used to repay the loan। Hence borrowers has less income left of themselves, as we saw for Syamal in report Sonpur, in certain cases the high interest rate for borrowing mean that amount to be repaid is greater than of the income। So this lead to increasing debt, as we saw for Rama in Sonpur in debt trap। यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी एक पुराने प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कर्ज का जाल किसको बोलते हैं, डेट ट्रैप किसको बोलते हैं। सो दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग द डेट ट्रैप, एज वी सॉ फॉर रमा इन सोनपुर। एंड डेट ट्रैप आल्सो people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of high cost of borrowing। For these reason, banks and cooperative societies needs to lend more। This would lead to higher incomes, and many people could then borrow cheaply for a variety of needs। बहुत सारे लोगों को सस्ता में भी लोन मिल जाता है, variety of needs। they could grow crop, do business, set up small scale industries etc। they could set up new industries or trade in goods, cheap and affordable credit
is crucial for the development meant so सस्ते दर पर भी लोन लेना और दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। तो सस्ते दर पर मिलेगा तो वो अपना ये व्यवसाय शुरू करेंगे। चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। सस्ते दर पर लोन मिलना देश के लिए, विकास के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। टुमारो विल स्टार्ट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट व्हाट हु गेट्स व्हाट। तो दोनों में किसको क्या मिलता है कि अगर आप फॉर्मल क्रेडिट से लोन लेते हैं फॉर्मल तरीके से तो आपको क्या मिलेगा बेनिफिट, और इनफॉर्मल से अगर आप लोन लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हम लोग कल देखेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।